हेलो स्टूडेंट्स, मैं तौफीक खान आपका अपनी क्लास में बच्चों बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, आज की हम लोग अपनी इस क्लास में पढ़ने वाले हैं कक्षकों की आकृति, द शेप ऑफ ऑर्बिटल। ये जो ऑर्बिटल है उनकी आकृति आखिर कैसी होगी। तो बच्चों, हम इस टॉपिक को पढ़ने से पहले कुछ कड़ियाँ जोड़ते हैं ताकि ये चीज़ आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो बच्चों, जैसा कि आपको पिछली क्लासेस में पता है कि हमारे पास परमाणु के मध्य में एक न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस धनावेशित है, नाभिक धनावेशित। इसके बाहर जो है इस प्रकार के सर्कुलर पाथ होते हैं, वृत्ताकार कक्षक होते हैं, वृत्ताकार कक्षक। बच्चों, ये जो वृत्ताकार कक्षक है ये यहां से लेके यहां तक, वृत्ताकार कक्षकों को हम लोग n से प्रदर्शित करते हैं। वृत्ताकार कक्षकों को n से प्रदर्शित करते हैं। n बराबर कितना होता है आपको पता है, k l m n o p q से आगे भी कोस हमें मिलेंगे। ठीक है बच्चों, तो अभी हमारे पास सिर्फ 1 से 7 कोस उपस्थित है या प्राप्त है हमें k l m n o p q के रूप में, जहां पर इसकी न्यूमेरिक वैल्यू 1, इसकी 2, इसकी 3, इसकी 4, इसकी 5, इसकी 6, इसकी 7। तो बच्चों, ये जो है ये नाभिक के ठीक पास वाला ये k कोस है, इसके बाद वाला l कोस, इसके बाद वाला m और इसके बाद वाला n। आगे भी हमारे पास कोस है o p q, आप आगे भी बना सकते हैं। बच्चों, कोसों की संख्या इनफाइनाइट, n की वैल्यू है जो वो इनफाइनाइट तक जाती। ठीक है, तो बच्चों, जब किसी परमाणु को हम ऊर्जा देते हैं तो ऊर्जा देने के बाद उस परमाणु के किसी कोष में यदि इलेक्ट्रॉन है तो वो ऊर्जा ग्रहण करके निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर पर जाएगा, न जाने कितनी उच्च ऊर्जा स्तर पर पहुंचे, इसलिए वैल्यू इनफाइनाइट यहाँ पे आपने ली है। तो जनरली तौर पर पहले आपको देखना है कि n का मतलब क्या है। n का मतलब है कोस। क्या है? कोस। जिन्हें बच्चों n को जिसे हम कहते हैं कक्ष, क्या बोलते हैं? कक्ष, ना कि कक्षक। इंग्लिश में इसे ऑर्बिट कहते हैं, ऑर्बिट या तो शेल, शेल कहते हैं। ठीक है, आगे भी बहुत सारे इसके नाम हैं। इसे ऊर्जा स्तर भी कहते हैं, इसे मुख्य क्वांटम भी कहते हैं। इतनी चीजें आप पीछे क्लास में जान चुके हैं। बच्चों, ये जो हमारा कोस है, ये कोस आखिर किन से मिलकर के बना है? तो कोस हमारा उपकोष से मिलकर के बना है। किससे? उपकोष से मिलकर बना है, जिसे सब सेल कहते हैं। कोष किससे मिलकर के बना है? उपकोषों से मिलकर के बना है। तो बात आएगी उपकोष जो है वो कौन कौन से हैं? तो वो है S P D F, आगे भी है G H I, लेकिन मैंने आपको पहले बताया है अभी इनका हम यूज नहीं कर रहे हैं। आगे हमारे पास जो भी परमाणु प्राप्त होंगे, जिनका परमाणु क्रमांक अधिक होगा, 118 से अधिक होगा, तो मे बी वहां पर इनका प्रयोग किया जा सकता है, परंतु अभी फिलहाल हम लोग SPDF ही प्रयोग करते हैं, जिसे हम उपकोष कहते हैं। और ये उपकोष कोषों के अंदर पाए जाते हैं। किसके अंदर पाए जाते हैं? कोषों के अंदर पाए जाते हैं। अगर मैं ये कहूँ जो कोष है वो उपकोषों से मिलकर बने हैं, तो ये बिल्कुल सही बात होगी। या ऐसे भी कहिए, कोष के अंदर उपकोष पाए जाते हैं और उपकोष SPDF है। तो बात आएगी इन उपकोषों को, जैसे कोष को हम n से प्रदर्शित करते हैं, वैसे उपकोष को किससे प्रदर्शित करते हैं? तो बच्चों, उपकोष को स्मॉल l से प्रदर्शित करते हैं। तो l बराबर होता है SPDF। ये जहां पर बच्चों s की वैल्यू 0, p की वैल्यू 1, याद रखिए जैसे ये वैल्यू लिखिए है, s की वैल्यू 0, इसकी 1, d की 2 और f की 3, ये वैल्यूज होती है। ठीक है बच्चों, तो अब ये बात आएगी कि L तो हो गया, L हो गया, L की ये वैल्यू हो गई। अब L के अंदर क्या है? तो जो हमारा उपकोष है वो बेटा छोटे छोटे खंडों से मिलकर के बना होता है। उपकोष छोटे छोटे भागों से मिलकर बना होता है, जिसे हम
कक्षक कहते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, कक्षक कहते हैं। तो अब मैं लिखूंगा कक्षक, जिसे इंग्लिश में ऑर्बिटल कहते हैं, कक्षक। और बच्चों कक्षक को हम लोग स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। तो s के लिए हमारे पास कक्षक जो है, जो हमारा L उपकोष है, उनके अंदर एक इस प्रकार की डिब्बेनुमा आकृति बनेगी, एक इस प्रकार की डिब्बेनुमा आकृति बनेगी। बच्चों इस डिब्बेनुमा आकृति के अंदर इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं और इलेक्ट्रॉन कुछ इस प्रकार के होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉनों की जो दोनों दिशा है वो एक दूसरे के विपरीत होती है, इनका चक्रण कभी भी समान नहीं होता। एक क्लॉकवाइज रोटेशन को दर्शाता है, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन को दर्शाता है। तो बच्चों S के अंदर इस प्रकार का एक बॉक्स बनता है। अब P के लिए जब हम बॉक्स बनाएंगे तो उसमें 2 बॉक्स की वृद्धि और कर देंगे। तो देखिए ये हो गया हमारा P के लिए, देखिए 2 बॉक्स बढ़ गए। जनरली तौर पर एक बॉक्स के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। तो S के अंदर आपको पता है 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं, P के अंदर 6 जाते हैं, 2 2 4 2 6। और D के अंदर अब इस 3 में 2 की और वृद्धि करेंगे तो 5 खाने बन जाएंगे। और आपको पता है कि D में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, 10 भरे जाते हैं, ठीक है। तो देखिए D के लिए आप इस प्रकार का खाना निर्धारित करेंगे और इस पे बच्चों 5 इस प्रकार के ब्रैकेट होंगे, 1 2 3 4 और वो 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। F के लिए क्या कंडीशन होने वाली है, F के लिए F में 2 और वृद्धि हो जाएगी, 5 के बाद अब 7 बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 और वो 7, 1 2 3 4 5 6 7। हर एक डिब्बे पर बच्चों 2 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं। बच्चों अभी आप अपने इस सिलेबस में सिर्फ S P D इन्हीं का ही अध्ययन करते हैं। F जो उपकोष है ये अभी आपके सिलेबस में नहीं है, इसकी मैं आकृति बता दूंगा कैसी बनती है, ये अभी आपके सिलेबस में नहीं है। जब आप उच्च कक्षाओं में पहुंचेंगे तब आप P उपकोष का भी अध्ययन करेंगे, SPDF। लेकिन मैं यहाँ पर P कक्षक की आकृति कैसे बनती है मैं आपको इसी वीडियो में समझाऊंगा, ठीक है बच्चों। तो चलिए अब ये बात आई कि सर जी ये 0 जो I वैल्यू, ठीक है, इसकी 0, इसकी 1, इसकी 2, इसकी 3, आखिर इन ऑर्बिटलों में कैसे व्यक्त की जाएगी, इन ऑर्बिटलों में कैसे व्यक्त की जाएगी। तो बेटा M का अपने पास एक फार्मूला है, मैं लिखूंगा M बराबर होता है -L से लेकर के +L तक की वैल्यू। तो बच्चों सबसे पहले हम इस एक डिब्बे की ओर जाएं और एक डिब्बा हमने किसके लिए बनाया, S के लिए बनाया। S की वैल्यू कितनी है, 0, तो 0 को हम -L से +L तक ले जाएंगे, ये L है ना, तो L की वैल्यू कितनी, 0, तो -0 से +0, तो आपको पता है 0 के आगे ना माइनस कुछ नहीं लगता है, तो सीधे की सीधे S की वैल्यू 0। अब P के लिए, अब P के अंदर कितने डिब्बे बने हैं, 3 डिब्बे बने हैं। P की जो L की वैल्यू है वो कितनी है, 1, -L से +L ले जाइए, -1 फिर 0 +1, ये है वैल्यू। फिर आगे चलें, D के लिए कैसे लेके जाएंगे, D के लिए L की वैल्यू है 2, तो इनके लिए -2 -1 0 +1 +2। फिर इसके लिए आइए F के लिए L की वैल्यू है 3, -L से +L तक ले जाइए, -3 -2 -1 0 +1 +2 +3। बेटा आपको पता है ये S को प्रदर्शित कर रहा है, ये P को प्रदर्शित कर रहा है, ये D को प्रदर्शित कर रहा है और ये F को प्रदर्शित कर रहा है। ध्यान से देखेंगे बच्चों, अब ध्यान से देखिए, हमारे पास N का मतलब कोष, कोष के अंदर होते हैं उपकोष, उपकोष उपकोष उपकोष। और बच्चों तो ये तो हम जान गए ये उपकोष है, SPDF उपकोष है। उपकोष के अंदर होते हैं कक्षक M, कक्षक को किससे प्रदर्शित करते हैं, M। तो ये कक्षक बने हुए हैं, कक्षक बने हुए, ऑर्बिटल बने हैं जो डिब्बे नुमा जैसी आकृति के होते हैं। अब आपने ये जान लिया कि N के अंदर उपकोष
उपकोष के अंदर कक्षक, जिसे m से प्रदर्शित करते हैं, इसका फार्मूला ये। और ये जो कक्षक बनते हैं, s के लिए 1 डिब्बेनुमा आकृति, p के लिए 3, d के लिए 5 और f के लिए 7 डिब्बेनुमा आकृति देते हैं। ठीक है बच्चों, अब ये बात आती है कि s तो हमारे पास सिर्फ एक ही है, p जो है वो 3 ऑर्बिटल के रूप में है, d 5 ऑर्बिटल के रूप में है। तो आखिर इनका नामकरण, इन डिब्बों का नामकरण कैसे करेंगे? तो बच्चों, इस पहले वाले को हम कहेंगे px, दूसरे वाले को कहेंगे py, pz। बच्चों ये p ऑर्बिटल, ये p ऑर्बिटल, ये p ऑर्बिटल ही है, लेकिन ये x y z, जो x y z है ये 3 एक्सिस को, 3 अक्षों को प्रदर्शित कर रहा है कि यहाँ के इलेक्ट्रॉन x अक्ष पर, यहाँ के y अक्ष पर, यहाँ पर z अक्ष पर। ठीक है, अब इसके लिए d के लिए इस खाने की वैल्यू, इस खाने की वैल्यू, बाकी क्या होगी? तो बच्चों आपको पता है एक्सिस आपके पास x y z, ये 3 प्रकार के होने वाले हैं। तो सबसे पहले आप इसको इससे मिलाइए, तो इसको आप लिखेंगे dx y, पहले का नाम। फिर बच्चों इसको इससे मिलाइए, dx z। फिर इसको इससे मिलाइए, dy z। फिर आगे इसके लिए होगा dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, इस वाले ऑर्बिटल का नाम dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, और अंतिम का जो बचेगा उसे कहेंगे dz स्क्वायर। तो ये आपके ऑर्बिटल के जो कक्षक बनाया है आपने, ये जो डिब्बे जैसी संरचना है, उस पे आपने px py pz, इसके लिए dxy dyz, dxz है सॉरी, फिर ये dyz इसके लिए, फिर इसके लिए dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, और इसके लिए dz स्क्वायर। ये थी आपके पास थोड़ी सी संरचना जिसे आपने अभी देखा। अभी भी हम लोग शेप नहीं पढ़ रहे हैं, अभी तो हम लोग सिर्फ इसके बारे में कुछ अध्ययन सीखे हैं, कुछ जानकारी सीखे हैं। तो फटाफट इसका आप स्क्रीनशॉट लें, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ठीक है बच्चों, अब हम लोग चलते हैं आकृति की ओर। तो पहले मैं आपको लिखे दे रहा हूँ, एक बार और बता देता हूँ। आपको पता है कि सबसे पहले चलिए S की आकृति देखते हैं। S कक्षक की आकृति। बेटा जो S कक्षक की आकृति है वो स्फेरिकल होती है, गोलाकार। वो कैसी होती है? स्फेरिकल, गोलाकार। ठीक, अब चलते हैं P कक्षक की आकृति। तो बेटा P कक्षक की जो आकृति होती है वो डंबल की आकृति की होती है, डंबल शेप होता है। डंबल जो एक्सरसाइज करते समय आप हाथों से उठाते हैं, उस डंबल की बात कर रहा है, डंबल शेप होता है। तो हमको पिछले क्लास में पता है कि P के अंदर कितने ऑर्बिटल होते हैं? 3। क्लियर है? px py pz। तो बच्चों अब हम एक्सेस बनाते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसके लिए तो देखिए ये हो गया अपना x एक्सिस, ये हो गया अपना y एक्सिस। अब बच रहा है z एक्सिस कैसा होगा। तो बच्चों z एक्सिस कैसा होगा मैं आपको एक पेन के माध्यम से समझाता हूं, उसे समझिए। तो देखिए बच्चों, मैंने 3 पेन ले लिए हैं उठा के। ये आपका x एक्सिस, ये जो है आपका x एक्सिस, ये x एक्सिस, ये आपका y, ये y। देख पा रहे हैं? मैंने आपके सामने x और y ये दोनों तैयार कर दिए। अब बच रहा है z एक्सिस, z भी दर्शाना है। तो जो z एक्सिस होगा वो इस प्रकार होगा, ये इस प्रकार। देखिए z एक्सिस ये बनके तैयार हो गया आर पार, यानी अब हम जो एक्सिस बनाएंगे वो एकदम अंदर बोर्ड के अंदर जाना चाहिए, लेकिन जा तो पाएगा नहीं। अब बेटा एक चीज और ये याद रखिए, एक्सिस जो है ना वो बदलते रहते हैं। देखिए अब ये कौन सा एक्सिस है? ये z एक्सिस है जिस पे मैं उंगली कर रहा हूँ। अभी देखिए ये ऐसा खड़ा हो गया, देखिए y एक्सिस बन गया, अब z ये बन गया है ना। तो एक्सिस जो है
क्योंकि ये कक्षक जो है, अक्ष जो है वो रोटेट होते हैं, घूम रहे हैं, जिस कारण अक्ष जो है वो बदलते रह रहे हैं। ठीक है, अब आगे की ओर देखें तो अब हम लोग जेड एक्सिस दिखा रहे हैं। ये है आपका जेड एक्सिस। किसके लिए बना रहे हैं? पी एक्स के लिए बना रहे हैं। चलिए अच्छा है। तो बेटा ये डम्बल्ड शेप है, तो जो डम्बल्ड बनेगा वो इस एक्स एक्सिस पर बनेगा, ये ठीक है। ये इस प्रकार देखिए, डम्बल्ड शेप इस प्रकार, ये इस प्रकार। बेटा जानते हैं इनको लोब कहते हैं। ये जो है ना, ये जो बनी है, ये जिन पे मैं डार्क कर रहा हूँ, ये बेटा ये लोब कहलाते हैं, लोब। और लोब जो होते हैं, जैसा इस लोब की मैं बात करूं तो ये धनावेशित होगा, और इस लोब की बात करें तो ये ऋणावेशित होगा। ये याद रखेंगे आप, इन्हें लोब कहते हैं। लोब जो होते हैं एक धनावेशित एक ऋणावेशित होते हैं। ठीक है, चलिए अब चलते हैं पी वाई के लिए। तो देखिए सेम स्ट्रक्चर, ये अपना एक्स एक्सिस, ये अपना वाई एक्सिस, और ये है अपना जेड एक्सिस। अब हमारा ये डम्बल्ड शेप किस में बनेगा? वाई एक्सिस पर। ये काहे का स्ट्रक्चर है? पी वाई का स्ट्रक्चर है। पी जेड के लिए चलिए, ये अपना एक्स एक्सिस, ये है अपना वाई एक्सिस, ये है अपना जेड एक्सिस। अब डम्बल्ड शेप जो है आपका वो जेड एक्सिस पर होगा। ये किसका स्ट्रक्चर था बच्चों? पी जेड का स्ट्रक्चर है। तो ये पी एक्स पी वाई और पी जेड की आकृति आपने बना ली कि ये इस प्रकार दिखाई देते हैं। ठीक है, अब हम लोग किसकी आकृति पढ़ेंगे बच्चों? अब हम लोग पढ़ेंगे डी कक्षक की आकृति। तो सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बच्चों अब हम लोग पढ़ेंगे डी कक्षक की आकृति। अब ये डी कक्षक की आकृति कैसी है बच्चों? डी कक्षक की जो आकृति है वो दोहरे डबल डम्बल्ड शेप होता है, इस प्रकार। एक डंबल इस प्रकार और दूसरा डंबल इस प्रकार। ये है डी कक्षक की आकृति। परंतु हमने देखा है कि जो डी कक्षक है उनमें इस प्रकार के जो खानों की कुल संख्या है वो 5 है। 1 2 3 4 और वो 5। तो बच्चों जैसा कि मैंने आपको बताया था, एक्स वाई जेड, सबसे पहले एक्स वाई को मिलाए, डी एक्स वाई, फिर इसको इससे मिलाइए, डी एक्स जेड, फिर इसको इससे मिलाइए, डी वाई जेड, फिर डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं बच्चों। इन्हीं की हमें आकृति बनानी है। तो सबसे पहले आप एक्सेस बना के तैयार करिए। एक्स वाई, ये हो गया एक्स, ये हो गया आपका वाई। ठीक है, इस पे आपको डबल डम्बल्ड बनाने हैं। तो जो डबल डम्बल्ड शेप बनाएंगे, देखिए ये यहाँ से इधर की ओर आ रहा है तो 90 डिग्री का कोण बना रहा है। ये यहाँ से यहाँ की ओर आ रहा है तो यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है। आपको 45 डिग्री पर इन डम्बल को बनाना है। तो देखिए 45 डिग्री पर ये इस प्रकार, और दूसरा डम्बल इस प्रकार। ये आकृति थी डी एक्स वाई की। उधर आइए, डी वाई जेड, ये आपने लिया एक्स एक्सिस, ये लिया आपने जेड एक्सिस। अभी देखिए यहाँ पे वाई एक्सिस है, यहाँ पे मैंने जेड ले लिया। एक्स तो ठीक है लेकिन वाई की जगह जेड कर दिया। ये कैसे? मैंने अभी कुछ ही देर पहले बताया, एक्सिस जो है वो रोटेट करते हैं, घूमते हैं। ठीक है, तो अब 45 डिग्री पर ही आपको ये डम्बल शेप बनाना है। ये काहे का है आपका? देखिए सेम स्ट्रक्चर ही है, डी एक्स जेड। अगला डी वाई जेड के लिए ये आपका वाई एक्सिस, ये आपका जेड एक्सिस। सेम 45 डिग्री पर ही आपको इसी प्रकार बना देना है। ये आपका हो गया डी वाई जेड का स्ट्रक्चर। ठीक है,
अब किसका स्ट्रक्चर देना है, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का। तो आप एक्स एक्सेस वाई एक्सेस ले लीजिए। अब जो डंबल बनेंगे वो इन्हीं के ऊपर बनेंगे, ये y का y के ऊपर और x का x के ऊपर, ठीक। अब ये काहे का स्ट्रक्चर है आपका, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का, डी जेड स्क्वायर का आप लीजिए, ये है आपका x एक्सेस, y एक्सेस और z एक्सेस। चलिए तीनों एक्सेस ले लेते हैं, z एक्सेस, तीनों एक्सेस आपने ले लिया। तो बच्चों एक डंबल जो है वो आपका मान के चलिए, तो देखिए बच्चों अब डी जेड स्क्वायर के लिए तो एक डंबल तो बिल्कुल जेड में बनेगा ही बनेगा, ये बाकी का जो एक और डंबल बनेगा वो थोड़ा थोड़ा बढ़ जाएगा, थोड़ा सा एक्स एक्सिस के लिए भी हो जाएगा और थोड़ा सा वाई एक्सिस के लिए भी वो हो जाएगा, इस प्रकार। या यदि आप इसे इस प्रकार भी दिखा सकते हैं, एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस, ये आपका जेड एक्सिस, इस प्रकार भी इसे दिखा सकते थे। एक तो बन गया एक्स पर और अगला जो है वो सब में बढ़ गया है, तो एक गोलाकार ऐसी आकृति इस पे दिखा सकते हैं, ठीक है बच्चों। हाँ तो बच्चों ये जो हम दो ठो ये जो बॉक्स अंतिम के जो दो बॉक्स देख रहे हैं इनको हम लोग ईजी कहते हैं, ईजी। और ये जो ये यहाँ से लेके ये वाला ये वाला इन्हें हम लोग एक साथ ईजी कहते हैं, ईजी कहते हैं। बेटा जैसे मैंने आपको यहाँ बता दिया है, यहाँ मैंने y लिया तो यहाँ पे मैंने z कर दिया, वही नहीं लिया तो मैंने आपको बताया एक्सेस जो है रोटेट होते हैं, क्योंकि जो परमाणु होते हैं वो स्थिर तो नहीं है। जैसे ये परमाणु है, परमाणुओं से मिलकर के बना है ये मार्कर, तो चूंकि मार्कर हमेशा एक किसी तरह तो रखा नहीं, कभी यहाँ घुमा दिए कभी यहाँ घुमा दिए, तो अगर हम वस्तु को घुमा रहे हैं तो उसके परमाणु भी घूमेंगे और परमाणु भी घूमेगा तो उसका जो एक्सिस है, जो उस पर इलेक्ट्रॉनों का विन्यास है वो भी घूमता रहेगा। तो बच्चों ये था कक्षकों की आकृति। और हाँ बेटा एक चीज तो अपन छूट गया, एफ की जो आकृति है वो भी तो देखना है आपको, एफ का आकृति कैसी है। तो बेटा एफ मैंने पहले बताया था आपके सिलेबस में नहीं है, इसकी संरचना जो होती है वो जटिल होती है। देख लीजिए एफ की संरचना किस प्रकार होगी, मैं यहाँ कोने में बताता हूँ। एक तो आपका ये डंबल इस प्रकार, दोहरा डंबल, अब अगला डंबल कुछ इस प्रकार, फिर एक डंबल कुछ इस प्रकार। तो ये एक जटिल संरचना है और ये संरचना किसके लिए थी, किसके ऑर्बिटल का स्ट्रक्चर था, एफ उपकोष का। तो बेटा यहाँ पे आज हमारी क्लास समाप्त हुई। उम्मीद है आपको क्लास समझ में आई होगी। धन्यवाद।